हेलो दोस्तों, भगवती सेवियर्स जी के प्लेटफॉर्म में मैं नारायण मेश्वरी आप सबका स्वागत करता हूं। आज 1857 की क्रांति पर हमारी एडवांस एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। इससे पहले हमने जो है बेसिक सीरीज़ को कंप्लीट किया और अब जो है ये सीरीज़ जो है एडवांस लेवल की सीरीज़ पर हम जो है स्विच कर चुके हैं। यहाँ से हम बिना समय गंवाए हुए हम इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ 2-3 रूल्स बता देता हूँ इस सीरीज को पढ़ने से पहले। पहला कि आप जब भी इस सीरीज को देखोगे तो आप अपने साथ में नोट और जो है नोट कॉपी और पेन के साथ में बैठोगे। दूसरा, इस सीरीज में हम 1857 की क्रांति पर लगभग सभी पहलू पर गहन अध्ययन करने वाले हैं और अब जो ये एमसीक्यूज़ होंगे ये एमसीक्यूज़ आपकी डीप नॉलेज को जो है यानी कि इंक्रीज करेंगे। इस जो है टॉपिक पर आपकी जो है समझ को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। और तीसरा, ये आपको क्लैरिटी देंगे। आप चाहे कैसा भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठ रहे हो, अगर ये सीरीज़ आप कंप्लीट कर लेते हो तो ये मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आपके क्वेश्चन कहीं गलत नहीं होने वाले हैं। ठीक है, अब सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं तो आगे एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम है। आप देखोगे तो ये क्रांति जो है 1857 की क्रांति, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। इसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको जो है थोड़ा सा अब जो है यानी कि ज़्यादा जो है यानी कि फोकस होकर पढ़ना पड़ेगा। आपका अटेंशन जो होगा वो 100% उसकी रिक्वायरमेंट होगी। चलो अब हम जो है यानी कि इस सीरीज को चालू करते हैं। आज हम एडवांस सीरीज में स्विच कर चुके हैं। चलते हैं इस सीरीज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि प्रथा ने किस प्रकार 1857 के विद्रोह की राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार की थी। कि लॉर्ड वेलेज़ली की जो सहायक संधि जो है यानी कि प्रथा है, जिसको सब्सिडरी अलायंस बोलते हैं, ये 57 की क्रांति की राजनीतिक जो है यानी कि पृष्ठभूमि कैसे तैयार करते हैं। तो हमारे पास में 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। उन 3 स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट, इसने भारतीय राज्यों की बाह्य संप्रभुता को पूरी तरह समाप्त कर दिया। दूसरा, इसके कारण राज्यों में ब्रिटिश रेजिडेंट का हस्तक्षेप अत्यधिक बढ़ गया। तीसरा, सहायक सेना के खर्च के बहाने अंग्रेजों ने राज्यों का आर्थिक शोषण किया, जिससे वहाँ की जनता और सैनिक बेरोजगार हो गए। देखो, पहले जब हम सब्सिडरी अलायंस की बात करते हैं तो सब्सिडरी अलायंस आपको पता है वेलेज़ली ने जो है इसको स्टार्ट की। तो जो भी यानी कि हम कहेंगे देसी रियासतें या जो भी राज्य है यानी कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर करती थी, उनको जो है यानी कि अपनी सेना को भंग करना पड़ता था और उनकी सेना के जगह अब ब्रिटिश सेना उनके जो है रियासत पर खड़ी रहती थी। और अभी ये ब्रिटिश सेना जो है उनकी रियासतों की रक्षा करती थी। तो क्या हुआ कि सारे जो यानी कि रियासतों की खुद की सेना जब भंग करनी पड़ी तो रियासतों के सैनिक क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। दूसरा, यदि किसी देसी रियासत ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं तो वो जो है विदेशी जो है यानी कि कंपनियों के साथ में, दूसरी विदेशी कंपनियों के साथ में यानी कि अपने संबंध बना नहीं सकती थी जब तक उनको जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अनुमति नहीं दे। तो बिना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुमति के वो अब जो है विदेशी कंपनियों के साथ में किसी भी तरह के संबंध स्थापित नहीं कर सकती थी। तो इसका मतलब है कि उनके बाह्य जो है यानी कि हम कहेंगे कि संप्रभुता थी, वो कहीं ना कहीं इस संधि से खत्म हो जाती है। ठीक है, धीरे धीरे यानी इस संधि के तहत एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी जो है उस रियासत में रहता था और इस ब्रिटिश रेजिडेंट का धीरे धीरे हस्तक्षेप जो है यानी कि आंतरिक मामलों में भी बढ़ने लग गया। तो आप देखो, सहायक सेना के खर्च के बहाने अंग्रेजों ने राज्य का आर्थिक शोषण किया, जिससे वहाँ की जनता और सैनिक बेरोजगार हो गए। बिल्कुल, क्योंकि आप अपनी सेना वहाँ खड़ी कर रहे हो
तो उन सेना का जो खर्चा था उस संबंधी देसी रियासत को उठाना पड़ता था, और इससे धीरे 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 क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने शोषण करना चालू कर दिया। तो ये तीनों ही ऑप्शन जो है सही है। तो 1 2 3 जहाँ हमारा ये ऑप्शन है कि 1 और 2 और 3, वो ऑप्शन हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है 1 2 और 3 ये तीनों ही सही है। ये बहुत अच्छा सवाल है ना। सहायक संधि पर पूछा गया एक बहुत अच्छा सवाल है जो आपकी समझ को इंक्रीज कर रहा है। तो मैं जब आपको ये कह रहा हूँ कि अपने साथ में कॉपी और जो है पेन जरूर लेकर बैठे, तभी ये क्लास आपको हेल्प कर सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 2 ये कह रहा है, लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत का सिद्धांत के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलीन किए गए राज्यों का सही काल अनुक्रम क्या है? यानी आपको एग्जैक्ट क्रोनोलॉजी पूछी है कि व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत, जो कि लॉर्ड डलहौजी ने इसकी शुरुआत की थी। हमने जो है यानी कि इस क्वेश्चंस के बारे में पहले भी जो है पढ़ा है क्लास में। तो बेसिकली इसका सही काल अनुक्रम क्या है, ये बहुत बार आरपीएससी के हर जो है यानी कि एग्ज़ाम में ये पूछा गया सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कभी भी ओल्ड नहीं होगा। तो इसका सही काल अनुक्रम क्या है? तो इसका सही काल अनुक्रम है, देखो सबसे पहली रियासत जो इस संधि का जो है यानी कि शिकार हुई वो सतारा महाराष्ट्र की 1848 में। 1848 की महाराष्ट्र की ये रियासत सबसे पहले इसकी शिकार होती है। फिर जो संबलपुर है, ठीक है, संबलपुर जो है बेसिकली ये उड़ीसा की रियासत है, और ये उड़ीसा की रियासत 1849 में जो है इस संधि का शिकार होती है, ठीक है। फिर हम कहेंगे कि इस संधि का शिकार होने वाली जो रियासत होती है बगाट होती है, ठीक है। बगाट है हिमाचल प्रदेश में, है ना। तो हिमाचल प्रदेश में एचपी में अगर हम लिखें तो ये 1850 में यानी कि ये शिकार होती है ये रियासत इसी व्यक्तिगत के सिद्धांत में। फिर इसके बाद में नंबर लगता है किसका? इसका नंबर लगता है उदयपुर, ठीक है, 1852 में, 1852 में, ठीक है। फिर 1853 में झांसी का नंबर लगता है। झांसी आपको पता है कहाँ पर है? झांसी है यूपी में, 1853। फिर हम कहेंगे नागपुर जो है उसका नंबर लगता है 1854 में। नागपुर आपको पता है कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये जो रियासतें हैं इनका सही काल अनुक्रम ये है। अब हम ऑप्शन में मिलान कर लेते हैं कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है सही आंसर क्या आएगा। तो मेरे हिसाब से सतारा, ठीक है, फिर जो है संबलपुर, ठीक है, इन दोनों का ऑप्शन में कोई नाम ही नहीं है। फिर झांसी आना चाहिए, फिर नागपुर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। तो हमारा जो आंसर होगा वो ए होगा। मैं थोड़ा सा ब्राइट कलर यूज कर लेता हूँ, तो मुझे बताना ये कलर मेरे को लगता है ज़्यादा ठीक रहेगा। ए जो है यानी कि हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है वो देख लेते हैं। डलहौजी के व्यक्तिगत के सिद्धांत नीति के तहत राज्यों के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। डलहौजी ने यानी कि राज्यों की कैटेगरी बनाई व्यक्तिगत सिद्धांत के, जब उसने लागू किया तो उसने यानी कि देसी रियासतों की क्या बनाई? एक कैटेगरी बनाई, है ना। तो उनको कैटेगराइज किया गया, उनका वर्गीकरण किया गया। देखो कुछ ऐसे राज्य भी थे जो कि या ऐसी देसी रियासतें भी थी जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा तैयार की गई। नए जो है देसी रियासतें इन्होंने बनाई, तो ब्रिटिश सनद के तौर पर वो तैयार होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 स्टेटमेंट हैं, वो क्या कहते हैं पहले वो देख लेते हैं। वो ये कहते हैं, पहला स्टेटमेंट, जो राज्य कभी किसी के अधीन नहीं रहे, स्वतंत्र थे, उन्हें गोद लेने के लिए ब्रिटिश सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। फिर दूसरा, जो राज्य कभी मुगल या मराठों के अधीन थे और अब अंग्रेजों के संरक्षण में थे, उन्हें गोद लेने की अनुमति देने या न देने का अधिकार अंग्रेजों के पास सुरक्षित था। तो देखो, जो राज्य कभी किसी के अधीन नहीं रहे, उन्हें गोद लेने के लिए ब्रिटिश सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। और दूसरा था, जो राज्य कभी
मुगल या मराठों के अधीन थे, अब अंग्रेजों के संरक्षण में थे, उन्हें गोद लेने की अनुमति देने या ना देने के अधिकार अंग्रेज़ों के पास सुरक्षित था। तो बेसिकली आप देखोगे कि ये दोनों स्टेटमेंट हैं, वो दोनों स्टेटमेंट इस तरह के स्टेटमेंट हैं कि पहला जो यानी कि ये स्टेटमेंट जो स्वतंत्र थे तो वो ऐसे राज्य थे, पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि ऐसे राज्य थे जो ब्रिटिश सनद के तौर पर जो है ब्रिटिश सनद के आधार पर ही तैयार हुए, या ब्रिटिश जो है यानी कि संरक्षण में तैयार हुए, या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद से ही जो है ऐसी देसी रियासतें तैयार की। ठीक है, तो ऑब्वियसली इनको अनुमति लेने की आवश्यकता थी। दूसरा यानी कि जो पहले मुगल या मराठों के अधीन थे, है ना, और जो अब अंग्रेजों के संरक्षण में आ गए, उन्हें अनुमति देने या न देने का अधिकार अंग्रेजों के पास सुरक्षित था, बिल्कुल सुरक्षित था, और उन्हें गोद लेने की ब्रिटिश सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। तो बेसिकली हाँ, क्योंकि ये तो खुद से ही तैयार किए हुए थे तो इनको आवश्यकता नहीं थी, और इनके पास में सुरक्षित था, बिल्कुल अधिकार सुरक्षित था। तो कहने का मतलब है ऑप्शन 1 और दोनों ही सही है, 1 और 2 ये दोनों ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है निम्नलिखित में किस रियासत के राजा की मृत्यु के बाद डलहौजी ने कहा था कि शाही ठाठ बाट के इस ढोंग को अब समाप्त हो जाना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ ऑप्शन है ए तंजौर, बी मैसूर, सी अवध और डी कर्नाटक। ये बेसिकली एक स्टेटमेंट है जो कि डलहौजी ने दिया कि अब ये शाही ठाट बाट अब जो है यानी ये जो ढोंग है अब ख़त्म हो जाना चाहिए। तो बेसिकली ये कर्नाटक के जो है यानी कि हम कहेंगे राजा की मृत्यु के बाद में। ठीक है, तो कर्नाटक के राजा की मृत्यु के बाद में ये जो है यानी इसने स्टेटमेंट दिया। इवन जो तंजौर का जो है यानी कि नवाब था उसकी उपाधि भी यानी कि हम कहेंगे कि तंजौर की जो नवाब होता है उसकी उपाधि भी जो है किसने छीन ली थी? नवाब की उपाधि भी डलहौजी ने छीन ली थी। डलहौजी एक बहुत क्रूर जो है यानी कि गवर्नर जनरल था, उसने बहुत सारे जो है यानी कि नीच काम किए। उन नीच कामों में इसने कर्नाटक के राजा की उपाधि छीनी, ठीक है, फिर जो है तंजौर के नवाबों की उपाधि छीन ली थी इसने। तो ये डलहौजी की कुछ नीचताएँ थी। तो इस सवाल के लिए जो सही आंसर है वो है कर्नाटक, और एक बहुत ही अच्छा जो है यानी सवाल है जो आपको यानी कि ध्यान रखना चाहिए। और जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कॉपी और जो है पेन अपने साथ में होने चाहिए। इस तरह के कोई भी स्टेटमेंट आ रहे हैं, इस तरह के कोई भी फैक्ट्स आपके सामने आ रहे हैं, उसको ज़रूर से आप अपनी कॉपी में लिखो। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में ज़रूर ये इस तरह के स्टेटमेंट लिखोगे। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नंबर 5। ये क्या कहता है? नाना साहेब यानी धोंदू पंथ, ठीक है, धोंदू पंथ के विद्रोह करने का मुख्य राजनीतिक कारण क्या था? जो हमारे नाना साहेब थे उनका जो है विद्रोह करने का मुख्य राजनीतिक कारण जो है वो क्या था, वो हमको जो है पता करना है कि उनका राजनीतिक कारण क्या था। तो बेसिकली हमारे पास में ये 3 स्टेटमेंट हैं। इन 3 स्टेटमेंट को 4 स्टेटमेंट हैं, इन 4 स्टेटमेंट को हम पढ़ लेते हैं। इन ऑप्शन को हम पढ़ेंगे और पढ़कर देखेंगे कि कौन सा सही है। ऑप्शन ए कह रहा है अंग्रेजों द्वारा उनकी जागीर समाप्त कर लेना, अंग्रेजों ने उनकी जागीर को समाप्त कर दिया था। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद अंग्रेजों द्वारा नाना साहेब की 8 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद कर देना। तीसरा, उन्हें बिठूर से निर्वासित कर रंगून भेजने का आदेश देना। और चौथा, उनके दत्तक पुत्र को पेशवा स्वीकार न करना। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, ये जो सही आंसर है वो ये है कि नाना साहेब बालाजी बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। और जो है बालाजी बाजीराव द्वितीय की जो अंतिम पेशवा थे, अंतिम पेशवा कौन होते हैं? बालाजी बाजीराव द्वितीय, और उन्हीं के ये पुत्र होते हैं नाना साहेब। और बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद में नाना साहेब की पेंशन को बंद कर देना, ये 1857 की क्रांति में नाना साहेब का विरोधी होने का एक प्रमुख कारण था। और इस क्रांति में अंग्रेज़ों का
विरोध इन्होंने इसलिए किया था। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, हमको ऑप्शन बी में जाना है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 6 ये कह रहा है, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के संदर्भ में डलहौजी और कैनिंग के किन राजनीतिक फैसलों ने मुसलमानों और शाही समर्थकों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया? जी हाँ, क्या कह रहा है? क्वेश्चन को समझना भी कई बार बहुत ज़रूरी होता है कि कैनिंग और डलहौजी की वो कौन सी जो है यानी कि हम कहेंगे नीतियाँ थी जो मुसलमानों और शाही जो है यानी कि परिवारों को यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा कर दिया था, वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम जो है 2 स्टेटमेंट हमारे इस क्वेश्चन में दे रखे हैं, उन पहले 2 स्टेटमेंट को देखेंगे, फिर जो है हम ऑप्शन से उनका मैच करेंगे। चलो, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? डलहौजी ने घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों को लाल किला छोड़ना होगा और कुतुब मीनार के पास रहना होगा। बिल्कुल, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा ना, ये नीचता पर आ चुका था ये व्यक्ति डलहौजी, और इसने इस तरह के घिनौने काम और नीच काम किए। इन्होंने यानी कि बहादुर शाह जफर को ये बोला था कि अब लाल किला खाली कर दीजिए, लाल किला हमारा है, हम वहाँ अय्यासी करेंगे। ठीक है, और जो है ये लंबा सा आपने टावर क्या खड़ा कर दिया है, कुतुब मीनार में आप रहिए, हमें ये पसंद नहीं है। मैं आपको एक बता रहा हूँ कि ये इस तरह का इन्होंने जो है यानी कि बातें की। तो बेसिकली स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में घोषणा की कि बहादुर शाह के बाद आने वाले उत्तराधिकारी केवल राजकुमार कहलाएंगे, सम्राट नहीं। बिल्कुल ठीक है। कैनिंग ने यह भी कह दिया था घोषणा पत्र में 56 के कि अब जो है यानी कि सम्राट वम्राट के पद खत्म है, अब कोई सम्राट नहीं है, अब सिंपल आपको राजकुमार कहा जाएगा। तो इससे क्या हुआ? ऑब्वियसली शाही परिवार जो है, या हम कहेंगे मुसलमान जो थे, जिनका यानी कि हम कहेंगे कि ऑब्वियसली मुसलमानों की सिंपैथी शाही परिवार की तरफ थी, तो कहीं न कहीं जो है ये वर्ग जो था इनकी नीतियों के कारण जो है इनके खिलाफ खड़ा हो गया। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही ठीक है। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन 7 क्या कहता है? देखो, ये कथन और कारण के जो है सवाल है, यानी कि कथन एक स्टेटमेंट है और इसके पीछे एक रीज़न है, यानी स्टेटमेंट और रीज़न वाले सवाल हैं। आप जानते हो इस तरह के सवाल में आपको एक समझ चाहिए होती है, जब जाकर आप एक इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपने डीपली पढ़ा है, अगर आपकी नॉलेज डेप्थ में है किसी टॉपिक को लेकर, तभी उस टॉपिक में आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट नहीं होंगे। चलो हम पढ़ लेते हैं। तो इस स्टेटमेंट में जो पहला कथन है वो क्या है, उसको हम पढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1856 में अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे दूरदर्शी और घातक राजनीतिक कदम सिद्ध हुआ। इसका कारण क्या बताया जा रहा है? कारण ये बताया जा रहा है, अवध का विलय अभिजात वर्ग यानी एरिस्टोक्रेसी, सैनिकों और आम जनता तीनों के एक साथ विद्रोह में शामिल होने का मुख्य कारण बना। यानी कि अवध का विलय जो था वो अभिजात वर्ग, सैनिक और आम जनता तीनों एक साथ विद्रोह में शामिल हो गए, ये एक मुख्य कारण बना। बिल्कुल, देखो 1856 में जब अवध का विलय किया गया, लॉर्ड डलहौजी ने जब अवध का विलय किया, तो आप और हम सब जानते हैं कि अवध का विलय व्यक्तिगत सिद्धांत के ऊपर नहीं हुआ था। अवध का विलय जो है यानी कि कुप्रशासन का आरोप लगाकर या मिस गवर्नेंस का आरोप लगाकर जो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, उन्होंने वाजिद अली शाह को जो है निर्वासित कर दिया था और वाजिद अली शाह को जो है अपदस्थ कर दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। ठीक है, इससे क्या हुआ? देखो, बंगाल में उस समय जो है यानी कि
बंगाल की छावनी में सबसे ज़्यादा या बंगाल की आर्मी में सबसे ज़्यादा अवध के सैनिक जो है यानी कि रिक्रूटमेंट था या अवध के सैनिक काम कर रहे थे, तो अपने राजा के साथ इस तरह का जो है यानी कि सुलूक किया जाए, अपने जो है बादशाह के साथ में इस तरह का या अपने नवाब के साथ में इस तरह का सुलूक किया जाए, तो ऑब्वियसली आम जनता, वहाँ की जो अभिजात वर्ग था, यहाँ वहाँ के जो सैनिक थे वो कहीं ना कहीं जो है यानी कि ब्रिटिश जो है यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और लॉर्ड डलहौजी की इस नीति के खिलाफ हो गए। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, या कथन ए जो है यानी कि कथन जो है वो कारण को क्या कर रहा है, जो कथन है उसका सही कारण भी जो है यहाँ मेंशन किया गया, तो कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, तो हम कहेंगे ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो बेसिकली ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इनाम कमीशन जिसकी स्थापना 1852 में की गई थी का मुख्य राजनीतिक एंड प्रशासनिक उद्देश्य क्या था। देखो, इनाम कमीशन जो है वो बेसिकली 1852 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यानी कि बॉम्बे में इसकी स्थापना होती है। कहाँ स्थापना होती है, आज जिसको मुंबई कहते हैं उस समय बॉम्बे था, बॉम्बे में इसकी स्थापना होती है, और इसकी स्थापना का यानी कि मुख्य राजनीतिक और प्रशासनिक कारण अब हमको यानी कि बताना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन ए जो है वो ये कह रहा है वफादार भारतीय राजाओं को पुरस्कृत करना, बी उन भूमि और जागीरों की जांच करना जिन पर कोई कर नहीं दिया जा रहा था और उन्हें वापस लेना, सी ऑप्शन क्या कह रहा है भारतीय सैनिकों के लिए नई पेंशन नीति बनाना, और ऑप्शन डी कह रहा है मुगल सम्राट की संपत्तियों का मूल्यांकन करना। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है कि ऐसी जागीरों का जो है यानी कि खुलासा करना जिस पर कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा था। ठीक है, टैक्स फ्री जागीरें थी, उनको जो है उनकी जांच पड़ताल करना और उनको वापस लेना, जो कि हम कहेंगे मुगल जो है राजा मुगल साम्राज्य के अधीन दी गई थी, है ना, तो उन जो है यानी कि जागीरों को वापस लेना। तो ऐसा बोला जाता है करीबन 20,000 जो है जागीरें जो है यानी कि जब्त की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, और लॉर्ड डलहौजी ने जब इस तरह से इनाम कमीशन को गठन किया जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि उन जागीरों की जांच करना जो कि कर मुक्त हैं उनको वापस लेना, और इस इनाम कमीशन के सुझाव के आधार पर 20,000 जागीरों को जब्त किया गया। तो ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, और इस तरह के सवाल जब आप करते हो तो आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी तैयारी और ज़्यादा जो है यानी कि कंसोलिडेट होती है आपकी, और जो तैयारी है वो और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती है। ठीक है, तो आपको मेरे साथ चलते रहना है। मैं अब इसी तरह से एडवांस क्वेश्चन की हमारी ये सीरीज चल चुकी है जो कि अभी लंबी चलने वाली है, तो मेरे साथ यानी कि आप बने रहना। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है प्रश्न नंबर 9। वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ये कह रहा है 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारणों में ब्रिटिश न्याय प्रणाली और प्रशासन की किस कमजोरी को जिम्मेदार माना गया। कि जो 1857 की जब हम राजनीतिक कारण पढ़ते हैं तो उसमें ब्रिटिश जो है यानी कि न्याय प्रणाली और प्रशासन की वो कौन सी कड़ी है जिसको कमजोरी माना गया, और वो भी एक कहीं ना कहीं क्या बना, राजनीतिक कारण का पृष्ठभूमि उसने भी तैयार की। अच्छा सवाल है। अब हम इसके ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन क्या है, कानून के समक्ष सभी को समान समझना, बी न्याय प्रणाली का अत्यधिक खर्चीला, जटिल और विदेशी भाषा में होना जिससे आम जनता खुद को कटी हुई महसूस करती थी, सी पंचायतों के अधिकारों को बढ़ा देना, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है केवल यूरोपीय जजों की नियुक्ति करना। तो देखो मैं आपको बताऊं, इससे पहले जो न्याय प्रणाली थी, अंग्रेजों के आने से पहले न्याय प्रणाली स्थानीय भाषाओं में थी। ठीक है, और जो है यानी कि न्याय प्रणाली जो थी वो बड़ी सरल थी, इतनी खर्चीली नहीं थी। ठीक है, पर अंग्रेज़ों के आने से नई जो है यानी कि न्याय प्रणाली लागू होने से यानी कि हम कहेंगे कि एक तो न्याय प्रणाली जो है न्याय
वो बहुत ही ज़्यादा जटिल हो गई थी, बहुत ज़्यादा खर्चीली हो गई थी, ठीक है। और उसका जो है यानी कि ये स्थानीय भाषा यानी कि न्याय प्रणाली में स्थानीय भाषा हट चुकी थी, इसकी जगह एक विदेशी भाषा यानी कि अंग्रेजी भाषा का बोलबाला हो गया था। तो आम जनता जो है यानी कि इस न्याय प्रणाली से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाई। ये न्याय प्रणाली कहीं न कहीं जो है आम जनता पर बोझ का कारण बन चुकी थी। वो यानी कि न्याय प्रणाली ही बेसिकली क्या हो गई थी, एक बोझ का कारण बन चुकी थी। इस तरह से इसने एक असंतोष जो है लोगों के अंदर पैदा कर दिया। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, ठीक है। न्याय प्रणाली का अत्यधिक खर्चीला, जटिल और विदेशी भाषा का होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? जी हाँ, अब हमको ऐसा यानी कि हमको मैच देखना है जो कि यानी सुमेलित नहीं है या सही नहीं है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। देखो, जब भी हम इस तरह के सवाल करते हैं, जब भी हम एग्ज़ाम में बैठते हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में, तो हमारे अंदर एक एंजाइटी ज़रूर होती है और उस एंजाइटी के कारण हम कभी कभी जो है क्वेश्चन ही गलत पढ़ लेते हैं, है ना। तो अभी इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए ध्यान रखना है कि उस सुमेलित या उस जो है यानी कि हम कहेंगे को मिलान को हमें आइडेंटिफाई करना है जो कि सही से मैच नहीं है, ठीक है। तो बहुत काम होकर, बहुत पीसफुली, बहुत शांति से हमको इस तरह के काम करने, हमेशा मुस्कुराते रहना है। जैसे ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहे हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, ऑब्वियसली झांसी से इन्होंने नेतृत्व किया था। दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी न मानना, ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये तो सही मैच कर रहे हैं। बेगम हज़रत महल, आप जानते हो अवध से बेगम हज़रत महल ने जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वासित करना, बिल्कुल सही है कि अवध के नवाब को जो है यानी कि निर्वासित करके कलकत्ता भेज दिया गया, ठीक है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। सी कुंवर सिंह, बिल्कुल कुंवर सिंह जो है यानी कि जगदीशपुर यस, कुंवर सिंह एक जागीरदार थे और जगदीशपुर से यानी बिहार में जगदीशपुर है, वहाँ से इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया। जागीरदारी छिन जाना, जो नई जागीरदारी व्यवस्था आई थी, इसके कारण इनकी जागीरों को छीन लिया गया, ठीक है। अंग्रेज़ों ने नए जागीरदार बैठा दिए, पुराने जागीरदार जो कुंवर सिंह थे उनको हटा दिया गया, ठीक है, ये भी बात ठीक है। खान बहादुर खान बरेली, मुगल राजा का दूत नियुक्त होना, नहीं, बिल्कुल मुगल राजा के दूत नियुक्त नहीं थे। खान बहादुर खान जो है यानी कि हम कहेंगे मेरठ के जो है यानी कि नवाब थे, उनके पोते थे और उन्होंने इस क्रांति में जो है यानी कि क्रांति का नेतृत्व किया। तो बेसिकली खान बहादुर खान जो है वो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर, ये सही मैच नहीं है। वैसे खान बहादुर खान ने इलाहाबाद से जो है क्रांति का नेतृत्व किया था, ठीक है, पर ये बिलोंग कहाँ से कर रहे थे, मेरठ से बिलोंग कर रहे थे, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बाकी तीनों ये मैच सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? 11 ये कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि इन जो है स्टेटमेंट पर हमको जो है यानी कि विचार करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत का सिद्धांत ने भारतीय शासकों में भारी असंतोष पैदा किया। बिल्कुल किया। हम और आप जानते हैं कि व्यक्तिगत के सिद्धांत के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने कई रियासतों को हड़प लिया था, जिसमें हम कहेंगे सतारा हो, संबलपुर हो, बगाट हो, उदयपुर हो, झांसी हो, नागपुर हो, और ऐसी कई अनगिनत रियासतें जो इस व्यक्तिगत सिद्धांत का क्या बनी, शिकार बनी। अब इससे हुआ क्या? देसी रियासतों के अंदर एक हड़कंप मच गई, एक टेरर क्रिएट हो गया, एक पैनिक क्रिएट हो गया, एक भय क्रिएट हो गया और देसी रियासतों के अंदर एक असंतोष की भावना पैदा हो गई। बिल्कुल हुई। दूसरा, प्रशासन के उच्च पदों से भारतीयों को पूरी तरह बाहर रखना भी इस विद्रोह का एक प्रमुख कारण था। बिल्कुल, आप जानते हो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, किसके समय? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जितने भी सेना के उच्च पद थे और प्रशासन के जो है उच्च पद थे, वो बेसिकली हम कहेंगे उन पदों पर जो है
भारतीयों को जो है यानी कि पाबंद कर दिया गया, भारतीयों की जो है यानी कि भारतीयों को बिल्कुल से उन पदों पर बैन कर दिया गया, और वो जो पद थे वो भारतीयों से यानी कि दूर रखे गए। तो बिल्कुल हम कहेंगे ये भी एक जो है कारण था, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हो गया था। तो ऑप्शन जो है यानी कि एक और दोनों जहाँ हैं वो हम टिक करेंगे कि ये दोनों ही कारण हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। अब हम आगे चलते हैं, 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम पढ़ लेते हैं। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब फिर से मैं आपको एक बार फिर आगाह कर रहा हूँ कि इस तरह के जब हम क्वेश्चन डील करते हैं तो अब हमें असत्य कौन सा है स्टेटमेंट उसको आइडेंटिफाई करना है ना। तो बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से, बहुत जो है यानी कि आराम से क्वेश्चन को जो है पढ़ना है, फिर जो है यानी कि क्वेश्चन की डिमांड के आधार पर ही हमको ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब हमें स्टेटमेंट ढूंढना है असत्य कौन सा है। ठीक है, अवध का विलय 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर किया गया था। बिल्कुल किया गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी भी इस बात से जो है यानी कि कंफ्यूज मत होना कि इस पर व्यक्तिगत का सिद्धांत लगा था। नहीं, बिल्कुल इसमें गोद निषेध का या व्यक्तिगत का सिद्धांत नहीं लगा था। इसमें अवध पर कुप्रशासन का या माल एडमिनिस्ट्रेशन का या मिस गवर्नेंस का जो है यानी कि आरोप लगाकर अवध के नवाब को हटाया गया। इस विलय के समय अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। बिल्कुल थे, अभी हम बात करके आए कि वाजिद अली शाह को कहाँ निर्वासित किया गया था, कलकत्ता निर्वासित किया था। ठीक है, अवध के विलय के कारण बंगाल की सेना के सिपाहियों में गहरा रोष था। बिल्कुल था, मैंने आपको बताया कि बंगाल आर्मी में यानी कि जो सबसे ज़्यादा सैनिक थे वो अवध के सैनिक थे, और अवध के सैनिकों के अंदर असंतोष की भावना पैदा होना बहुत स्वाभाविक था, क्योंकि उनके नवाब के साथ में जिस तरह का व्यवहार किया गया वो कहीं ना कहीं इनके मन में असंतोष जो है पैदा करने का, या असंतोष इनके बीच में अवध की सेना में बंगाल की सेना में असंतोष फैलने का एक ही प्रमुख भी कारण रहा। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी, अवध के विलय का डलहौजी की व्यक्तिगत के सिद्धांत से प्रत्यक्ष संबंध था। बिल्कुल कहीं कोई संबंध नहीं था, डलहौजी के व्यक्तिगत का सिद्धांत यहाँ लागू ही नहीं हो रहा था, उससे कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, क्योंकि बेसिकली ये एक असत्य बात है और हमें असत्य ही कथन को जो है आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है यानी कि हम बात करेंगे 13 नंबर की क्वेश्चन। अच्छा, आपको जो है यानी कि ये भी ध्यान रखना है, जब ये आप सीरीज पढ़ रहे हो तो आप ये सीरीज देख रहे हो, एडवांस सीरीज जो हमारी चल रही है, जब मैं तो आंसर आपको बहुत बाद में बताता हूँ, उससे पहले अगर आपको पता है तो आप उस आंसर को टिक करो कि 13 अपनी नोट कॉपी में, और ऐसे लिख लो सी है या डी है जो भी है। फिर मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताओ कि किसके कितने क्वेश्चन इस सीरीज़ में ठीक रहे हैं। ज़रूर से अपने साथ में यानी कि एक क्या लो, एक जो है रिजोल्यूशन लो। आप बहुत सारी बातें लिखते हो लोगों को, है ना, बहुत सारे कमेंट लिखते हो, एक छोटा सा कमेंट आप जो है मेरे लिए और अपने लिए लिख लो कि ये कितने क्वेश्चन आपके इस सीरीज़ को देखने के बाद में ठीक हुए, और बहुत ईमानदारी से मुझे आपको जो है यानी कि ये बताना है कि ये मेरा जो है क्वेश्चन ठीक रहा है, इतने क्वेश्चन ठीक रहे और इतने क्वेश्चन मेरे ठीक नहीं रहे, और आपको ये सीरीज कैसे लगी। अगर आप ये मुझे कमेंट करके बताओगे तो सच मानिए मैं और ज़्यादा जो है इसका लेवल बढ़ाऊंगा और आपके अकॉर्डिंग और ज़्यादा काम करने की कोशिश करूंगा, और मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आप लोग सच में इसको जो है बहुत सीरियसली देख रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक कारण 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी था। ठीक है, तो कौन सा वो आर्थिक कारण था जो कि 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी था। तो अब हम इन 3 स्टेटमेंट को देखते हैं और फिर हमारे ऑप्शंस को मैच करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहे हैं, अंग्रेजों की अत्यधिक भू राजस्व नीतियाँ जैसे रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। ठीक है, दूसरा इनाम कमीशन
द्वारा 20,000 से अधिक जागीरों को जब्त किया जाना। तीसरा, पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों का विनाश। बिल्कुल सही है कि आर्थिक कारण में से पहला कारण ये है कि जो महालवाड़ी और रहतवाड़ी जो व्यवस्थाएं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लागू की थी, वो कहीं न कहीं जो है यानी कि आर्थिक जो है यानी कि कारण बनती है। आप जानते हो कि अंग्रेज़ों का जो है सूर्यास्त का जो है यानी कि समय या सूर्य अस्त का जो नियम था कि जिस डेट को आपसे रेवेन्यू लेना है, मान लीजिए 4 जून को आपसे रेवेन्यू लेना है, तो आपको 4 जून की शाम तक सूर्य अस्त होने तक आपको रेवेन्यू जमा करवाना पड़ेगा, यानी भू राजस्व आपको जमा करवाना पड़ेगा। और आप अगर भू राजस्व नहीं जमा करा पाए किसी भी कारण से, तो आपकी जो है यानी कि जागीर को नीलाम कर दिया जाता था। तो इसलिए क्या होता था कि आपकी ज़मीन नहीं बिके, आपकी ज़मीन अंग्रेज़ जो है नीलाम नहीं करें, तो आप क्या करते थे, महाजनों के पास में, साहूकारों के पास में जाकर जो है किसान ऋण लेता था और उस ऋण से जो है अपना भू राजस्व जमा कराता था। अब क्या हुआ कि अब अंग्रेज़ों के पास में तो किसानों की ज़मीन नहीं गई, पर साहूकारों के हाथ में किसानों की ज़मीन आ गई। तो ये किसान जो है इस व्यवस्था में हमेशा फंसा ही रहता था और वो कभी इससे बाहर नहीं निकल पाया। और अत्यधिक भू राजस्व की जो नीतियाँ थी वो कहीं न कहीं जो है यानी कि हम कहेंगे कि इस कृषि जो है यानी कि किसानों को जो है यानी कि बिल्कुल लाचार बना देती है। और जैसे मैंने आपको कहा कि इनाम कमीशन के द्वारा जो है 20,000 से अधिक जागीरों को जब्त कर लिया गया, जो कि लॉर्ड डलहौजी के समय में इसकी स्थापना होती बॉम्बे में, मैंने आपको बताया। फिर जो है यानी कि जिस तरह से व्यक्तिगत का सिद्धांत लागू होता है और जो है यानी कि राज्यों को अपने अधीन किया जाता है, तो वहाँ के जो है हस्तशिल्पकार, कारीगर सब के सब क्या हो गए, बर्बाद हो गए। राज्यों का कोई संरक्षण नहीं मिल रहा था, रियासतों का कोई संरक्षण नहीं मिल रहा था। और ब्रिटिश जो है फैक्ट्री मेड जो सामान थी वो अब जो है धीरे धीरे आने लग गए, जो कि हम कहेंगे कि ये कहीं न कहीं जो है हस्तकार जो शिल्पकार थे वो कंपटीशन से जो है बाहर होने लगे। तो ये 1, 2, 3 तीनों ही जो है यानी कि हम कहेंगे स्टेटमेंट सही है। तो डी, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। और 1, 2 और 3 दोनों स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 1857 के विद्रोह के धार्मिक कारणों के संबंध में धार्मिक अक्षमता अधिनियम 1850 का क्या महत्व था, यानी लेक्स लॉकी एक्ट का क्या मतलब, क्या जो है महत्व था। बहुत अच्छा सवाल है। देखो हम 4 ऑप्शन पढ़ते हैं, मेरे से पहले आपको अपने कॉपी पे जवाब लिख लेना है। फिर जब ये सीरीज़ कंप्लीट हो तो मुझे ये ज़रूर बताना। 1 मिनट का समय 1 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको जो है, और ये मेंशन करते हुए कि मेरे जो है क्वेश्चन इतने सही हुए हैं, ठीक है, और इतने गलत हुए हैं, और आपको और कुछ रिकमेंडेशन करना है तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, इसने पैतृक संपत्ति के अधिकार से वंचित करने पर रोक लगा दी। ऑप्शन नंबर बी, इसने सती प्रथा को पूरी तरह गैर कानूनी घोषित कर दिया। सी, इसने धार्मिक प्रतीक धारण करना अनिवार्य कर दिया। और ऑप्शन नंबर डी, इसने केवल ईसाइयों को ही उच्च पद देने का प्रावधान किया। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें जो है यानी कि हम कहेंगे धार्मिक अक्षमता अधिनियम 1850, जिसको यानी कि हम कहेंगे लेक्स लॉकी एक्ट कहा जाता है। इसके तहत यदि कोई ईसाई और मुसलमान, यदि कोई मुसलमान और हिंदू, आई एम वेरी सॉरी, यदि कोई मुसलमान और हिंदू ईसाई धर्म को जो है यानी कि अपना लेता है तो उसको अपनी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो आप समझ रहे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस अधिनियम ने जो है यानी कि हम कहेंगे धर्मांतरण को बढ़ावा देने का काम किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये अधिनियम लाकर ईसाई धर्म को भारत में फैलाने का जो है ये काम किया। ये इनकी नीचताओं की जो है हद थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है यानी कि हम कहेंगे ए इज अ राइट आंसर। इसने पैतृक संपत्ति के अधिकारों से वंचित करने पर रोक लगा दी कि यदि अब कोई हिंदू मुसलमान ईसाई बनता है तो उसके घर वाले उसको पैतृक संपत्ति से बाहर नहीं कर सकते हैं। देखिए कितनी
नीच बात ये जो है कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ से पर्सन नंबर 15 के तरफ बढ़ते हैं, और पर्सन नंबर जो 15 है वो क्या कह रहा है। सैनिक असंतोष के संदर्भ में सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856, जिसको बोला जाता है जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, का क्या प्रावधान था जिसने सैनिकों को भड़काया था। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 में ऐसा क्या प्रावधान था जो सैनिकों को जो है भड़काता है। ऐसा क्या कारण था जिससे सैनिकों के अंदर विद्रोह के स्वर जो है उठते हैं। तो हम चारों ऑप्शन को देखते हैं, फिर हम राइट आंसर को आइडेंटिफाई करते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, इसके तहत भारतीय सैनिकों का वेतन ब्रिटिश सैनिकों से आधा कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी, इसके तहत नए रंग रूटों के लिए अनिवार्य किया गया कि वे समुद्र पार भी सेवाएं देंगे। ऑप्शन नंबर सी, इसने सैनिकों के डाक की मुफ्त सुविधा को समाप्त कर दिया। ऑप्शन नंबर डी, इसने दाढ़ी रखने और पगड़ी पहनने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, जो जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट 1856 का आता है वो नए रंग रूटों को ये जो है यानी कि कहता है, या नए रंग रूटों से ये यानी कि उम्मीद की गई कि अब जो नए रिक्रूटमेंट होंगे वो जो है, या नए जो है सैनिक भर्ती होंगे, वो अपनी सेवाएं भारत तथा भारत के बाहर भी देंगे। जब जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहेगी तब तक आपको जो है अपनी सेवाएं भारत और भारत के बाहर भी देनी पड़ सकती है। तो इससे क्या हुआ, हमारे हिंदू धर्म में और हमारे भारत में एक मान्यता थी कि समुद्र को यदि कोई पार कर लेता है तो वो नर्क में जाता है। तो ये मान्यता कई जो है यानी कि सालों तक जो है बनी रही। इससे क्या हुआ कि सैनिकों के अंदर जो है एक विद्रोह की भावना उठती है कि अब जो है आपको यानी कि भारत के बाहर भी सेवाएं देनी पड़ सकती है। अगर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपसे चाहे तो आप मना नहीं कर सकते हो। और समुद्र पार करना कहीं न कहीं जो है यानी कि एक ऐसा जो है यानी कि हम कहेंगे मिथ था, एक ऐसा जो है यानी कि हम कहेंगे कि एक कहानी थी जो हमारे जो है दिमाग और हमारे जहन में बैठ चुकी थी कि समुद्र पार करने से जो है नरक मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ऑप्शन नंबर बी, इसके तहत नए रंग रूटों के लिए अनिवार्य किया गया कि वे समुद्र पार भी सेवाएं देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये क्या कह रहा है, डाकघर अधिनियम 1854, पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 ने सैनिकों के बीच किस प्रकार असंतोष पैदा कर दिया था। यानी कि जो पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 है वो किस प्रकार असंतोष पैदा करता है सैनिकों के बीच में। अब हम चार ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इसने सैनिकों को अपने घर पत्र भेजने से पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। ऑप्शन नंबर बी, इसने सैनिकों के पत्रों की सेंसरशिप शुरू कर दी। सी, इसने सैनिकों को मिलने वाली मुफ्त डाक सुविधा फ्री पोस्टेज को समाप्त कर दिया। ऑप्शन नंबर डी, इसके तहत केवल अंग्रेजी में लिखे पत्रों को ही भेजने की अनुमति थी। तो आप समझिए ये जो पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 आता है, डलहौजी के समय आता है। तो इसके तहत क्या होता है, इसके तहत ये होता है, इससे पहले जो है सैनिक अपने जो घर पत्र भेजते थे उसके लिए कोई भी जो है यानी कि हम कहेंगे कि पैसे नहीं देने पड़ते थे, वो एक तरह की मुफ्त सर्विस थी। पोस्टल स्टाम्प जो है एक्ट आता है तो उसमें अब आपको जो है एक जो है टिकट लगाना अनिवार्य हो गया, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ रहे थे। तो कहने का मतलब ये है ऑप्शन नंबर सी, इसने सैनिकों को मिलने वाली मुफ्त डाक सुविधा को समाप्त कर दिया था। तो राइट आंसर इज अ सी। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। कथन और कारण का ये सवाल है तो बहुत ध्यानपूर्वक जो है इसको पढ़ना है। कथन क्या दे रखा है, 1857 का विद्रोह केवल ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों का एक विद्रोह मात्र नहीं था। यानी कि 1857 का जो विद्रोह है वो ब्रिटिश सेना में जो भारतीय सैनिक थे उसका ही कोई विद्रोह मात्र, सिर्फ कोई उनका ही विद्रोह नहीं है। तो उसका रीज़न क्या दे रहे हैं, कारण क्या है, डलहौजी की प्रशासनिक और आर्थिक नीतियों ने समाज के लगभग सभी वर्गों जैसे कि किसान हैं, जमींदार हैं, दस्तकार हैं, शासकों को प्रभावित किया था। तो बिल्कुल सही है, जहां आप ये देख रहे हो कि AOR दोनों सही है
और जो है आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। आप जानते हो कि सैनिकों के अलावा भी जो है यानी कि कुंवर सिंह जो जमींदार थे उन्होंने भी क्रांति का नेतृत्व किया, क्रांति में कूदे, ठीक है। और जो है यानी जमींदार, दस्तकार, किसान यानी कि शासक, जैसे शासक में आप कहोगे कि झांसी की रानी हैं, ये भी जो है यानी कि, और अवध की जो रानी थी वो भी, ये सब के सब जो है यानी इस क्रांति का हिस्सा रहे, क्योंकि डलहौजी की इन नीतियों ने समाज के हर वर्ग को कहीं ना कहीं क्या किया, परेशान किया, शोषित किया, वंचित किया, उनकी जो उपेक्षा की, उनके जो है यानी कि हम कहेंगे कि भारतीय जो है यानी कि भावनाओं को जो है ठेस पहुंचाया। तो बेसिकली ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, और ये एक अच्छा सवाल है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तत्कालीन कारण के रूप में प्रसिद्ध चर्बी वाले कारतूस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारे पास में क्या है, स्टेटमेंट है। ऐसे 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इन 3 स्टेटमेंट को हमें पढ़ना है बहुत अच्छे से, और फिर जो है हमें जो है ऑप्शन को जो है यानी कि उनसे मैच करना है। तो बेसिकली हमारे जो स्टेटमेंट है वो क्या है, पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को सेना में शामिल किया गया। तो आपको पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक चीज बता देता हूं, तत्कालीन कारण जो है 1857 की क्रांति का क्या है, चर्बी वाले कारतूस, ठीक है। देखो इसके कई आर्थिक कारण रहे, हमने अभी पढ़ के आए, राजनीतिक कारण है हम पढ़ के आए, अभी हमने जो है धार्मिक कारण वो भी हम पढ़ के आए, ठीक है। पर क्या होता है, एक ऐसा कारण होता है जिसके तुरंत बाद 1857 की क्रांति की शुरुआत हो जाना, वो था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग को लेकर था, ठीक है। तो कभी आपको ये सवाल आए 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या है, जी हाँ मेरे दोस्तों, की इमीडिएट रीजन ऑफ द 1857 रिवोल्ट क्या है, तो आप ये कहोगे कि चर्बी वाले कारतूस ही जो है इमीडिएट रीजन था। अब हम तीनों स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को सेना में शामिल किया गया था, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कि इसके जगह सेना में यानी कि 1856 तक ब्राउन बेस राइफल चलती थी, और 1856 में ब्राउन बेस के स्थान पर जो है एनफील्ड राइफल को जो है सेना में इंट्रोड्यूस किया गया या शामिल किया गया। स्टेट नंबर 2, इन कारतूसों के खोले को हटाने के लिए दांतों का प्रयोग करना पड़ता था जिसमें गाय और सुअर की चर्बी होने की अफवाह फैली थी। बिल्कुल ठीक है कि एनफील्ड राइफल का जो कार्टिज था, उस कार्टिज का जो कवर था वो गाय और सुअर की चर्बी से निर्मित था। उस कार्टिज को राइफल में इंस्टॉल करने से पहले मुंह से छीलना पड़ता था। इससे क्या हुआ, इससे जो है हम कहेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में हिंदू और मुसलमान जो अपनी सेवाएं दे रहे थे सेना में, वो उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचती है, क्योंकि हिंदुओं के लिए गाय माँ के समान और मुसलमान सुअर का मांस नहीं खाते हैं। इस नई राइफल का प्रशिक्षण दमदम, अंबाला और सयालकोट में दिया जा रहा था। बिल्कुल सही है, ये सेंटर थे जहां पर प्रशिक्षण दिया जा रहा था। तो 1, 2 एंड 3 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 19 वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक धार्मिक सुधार कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया जिसे रूढ़िवादी भारतीयों ने अपने सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप माना। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने ये जो हम कहेंगे कि ये रिफॉर्म जो किए गए, ये जो सुधार किए गए, ये सकारात्मक थे, होने में तो सकारात्मक थे, पर जो रूढ़िवादी जो विचारधारा हमारे समाज में थी, या समाज का एक बहुत बड़ा जो यानी कि हम कहेंगे कि धड़ा था, जो कि ऑर्थोडॉक्स था दिमाग से, यानी कि वो जो रूढ़िवादी विचारधारा थी, उन्होंने कहीं न कहीं इन जो है सुधारों को क्या माना कि ब्रिटिश सरकार हमारे जो है सामाजिक और धार्मिक जो रीति रिवाज हैं उनमें हस्तक्षेप कर रही है। तो बेसिकली पहला है सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829, बिल्कुल ठीक है। हिंदू विधवा पुनर्अधिनियम 1856, बिल्कुल ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जब ये सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829 का जो लॉर्ड बेंटिंग के समय में जो भारत में आता है, विलियम बेंटिक के समय में, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ये जब पारित होता है तो सती प्रथा को भारत में क्या कर दिया गया, निषेध कर दिया गया, ठीक है। दूसरा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय में ये पारित होता है, ठीक है।
कैनिंग इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे और इन्हीं के समय में ये पारित होता है। तो कहीं ना कहीं जो रूढ़िवादी जो है यानी कि समाज था, उन्होंने इसको एक अनचाहा हस्तक्षेप माना हमारे रीति रिवाजों में। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आज की इस सीरीज में हमारे सभी सवाल कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि मुझे ज़रूर से आप बताओगे कमेंट करके किन के कितने सवाल सही हुए हैं, और जो है आपको जो है इस सीरीज़ में ये सीरीज़ आपको कैसी लगी। आप चाहे ये मत बताना कैसी लगी कैसी नहीं लगी, पर मुझे ये ज़रूर बताना कि किन बच्चों के और किन स्टूडेंट्स के कितने सवाल जो है यानी कि सही हुए हैं, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखना। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो है यानी कि गुनगुनाते रहिए। टाटा बाय बाय एंड सी या।